Welcome to another interesting episode of CBSE Ideate CBSE School। और इस एपिसोड में जैसा कि मैंने पहले 3 एपिसोड्स में बताया है, क्वालिफाइड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो कि स्कूल की स्थापना का एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट है, उसके बारे में सारी डिटेल्ड में जानकारी दूंगा। सबसे पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बता दूं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट का इस्तेमाल स्कूल स्थापना में शुरुआत से ही होता है। लैंड एक्विजिशन के समय से ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, लैंड कन्वर्शन के समय होती है, स्कूल की रजिस्ट्रेशन कराते समय होती है, और बाद में भी बैंक वगैरह के साथ में टाई अप करते हैं, मॉर्गेज करते हैं या इस तरह का लोन अरेंजमेंट करते हैं, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर में किस तरह की इंफॉर्मेशंस रहती है, उसमें से जिस तरह की इंफॉर्मेशंस रहती है उसके बारे में मैंने इसके पहले 3 एपिसोड्स में बहुत डिटेल में चर्चा की है। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट का नाम, आपका प्रोजेक्ट स्कूल है या सेकेंडरी स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसका नाम क्या है, कैसा है, नहीं है, ये पहला हो गया। सेकेंड नंबर, जैसा मैंने आपको बताया लोकेशंस के बारे में कि लोकेशंस जो आपने इनिशियल प्लानिंग जो की है कि आपका लोकेशन कहाँ पे होगा, लैंड कहाँ पे होगा, बिल्डिंग कहाँ पे होगा, ये सारा चीज़ जो है वो। थर्ड जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर में आता है वो आता है कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स ये जो स्कूल बनेगा इसका लीगल एंटिटी का क्या स्टेटस होगा, लीगल एंटिटी कितना पुराना है, क्या वो न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड है या उसको पहले से बनाया हुआ है, ट्रस्ट है कि सोसाइटी है कि सेक्शन 9 कंपनीज में है, कंपनीज एक्ट के अंदर में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह की बॉडी है, इसका डिटेल में वर्णन देना पड़ता है। इसके बाद में आपको एक इंट्रोडक्शन भी देना पड़ता है कि जिस लोकेशन में आप स्कूल कर रहे हैं उस लोकेशन में एक्चुअली में पॉपुलेशन क्या है, वहाँ पे एजुकेशन की पोजीशन क्या है, और वहाँ पे किस तरह से स्टूडेंट्स मिल सकते हैं और कितने स्टूडेंट्स मिल सकते हैं, और वहाँ पे कितने स्कूल्स हैं, वहाँ पे कितने पॉपुलेशन के हिसाब से कितने स्कूल्स होने चाहिए, और आपका स्कूल भी होता है तो आप किस तरह से स्कूल में इनटेक आपके स्टूडेंट्स के इनटेक हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी उसमें लिखी होती है। इसके अलावा एक फाइनेंशियल सेक्शन होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो उसमें होता है सबसे पहले तो ये होता है कि प्रमोटर्स कौन है, क्योंकि बैंक जब भी आपसे पूछेगा तो सबसे पहले पूछेगा हु इज़ द इनिशिएटर ऑफ द प्रोजेक्ट। तो प्रमोटर्स का नाम, डिटेल उनके बारे में थोड़ा बहुत उनका बायो उसमें ऐड होना बहुत जरूरी है। प्रमोटर्स के होने के बाद में यदि आपके पास में लैंड का मैप है या लैंड का एक ड्राइंग है डिज़ाइंड बाय आर्किटेक्ट, डिज़ाइंड बाय सिविल इंजीनियर, तो वो भी साथ में इंक्लूड होगा। यदि इसके अलावा लैंड का कोई भी डॉक्यूमेंट है, कच्चा या पक्का कैसा भी, वो डॉक्यूमेंट भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का हिस्सा बनता है, उससे प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद में आता है कि आप जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होगा, वो डेवलपमेंट कॉस्ट के ऊपर में डिटेल्स में उसमें होती है कि बिल्डिंग्स में कितने कॉस्ट लगेंगे, लैंड एक्विजिशंस में क्या लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या कॉस्ट लगेगा, बाउंड्री वॉल पे क्या कॉस्ट लगेगा, स्कूल की जो इक्विपमेंट्स की कॉस्ट हैं वो क्या लगेंगे, वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा। इस तरह से टोटल एक दिखाना पड़ता है कि किस तरह से आप प्रोजेक्टेड कैपिटल एक्सपेंडिचर ओवर पीरियड ऑफ टाइम करेंगे। इसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है कि किस तरह से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में आप फर्स्ट ईयर आप इतने स्टूडेंट्स को आप ले रहे हैं, सेकंड ईयर इतने स्टूडेंट्स को ले रहे हैं, थर्ड ईयर इतने स्टूडेंट्स को ले रहे हैं, आपका फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू मॉडल कितना है, सेकंड ईयर का रेवेन्यू मॉडल कितना है, थर्ड ईयर का रेवेन्यू मॉडल कितना है, फोर्थ ईयर का रेवेन्यू मॉडल कितना है, फिफ्थ ईयर का रेवेन्यू मॉडल कितना है। उस बेसिस पे बैंक वाले ये डिसाइड करते हैं कि भाई कितना लोन पास हो सकता है किसी स्कूल का। मान लीजिए किसी स्कूल का रेवेन्यू 2 से 3 करोड़ रुपए है, तो साल का 2 से 3 करोड़ रुपए, तो ये बैंक मान के चलता है कि 50% खर्च जो है वो सैलरी वगैरह में जा सकते हैं, 60% 40% बचा सकता है बैंक स्कूल, तो यानी 40 लाख वो पर ईयर पे कर सकता है। तो इस तरह से बैंक के लोग उसका कैलकुलेशंस वो इस हिसाब से करते हैं, तो इसलिए ROI रिटर्न वगैरह सब कुछ साथ में देना पड़ता है इंट्रोडक्शन के साथ में। इसके अलावा आप देखें इसके अलावा आप यदि ये देखें कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पेबैक पीरियड क्या है। पेबैक पीरियड का मतलब ये होता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है
उसका रिटर्न कितना साल में हो जाता है, 4 साल में हो जाता है, 5 साल में हो जाता है, 6 साल में हो जाता है, 7 साल में हो जाता है। ये सारा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको लगेंगे। तो ये सारे कंटेंट वाइज यदि मैं आपको बोलूँ तो मैं आपको यदि लाइन से बोलूँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में, तो नेम ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है आपका, और प्रोजेक्ट का डिटेल्स क्या है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है। मान लीजिए आप 1000 स्कूल के लिए, 1000 बच्चों के लिए बना रहे हैं, 1500 बच्चों के लिए बना रहे हैं, 2000 बच्चों के लिए बना रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, लोकेशन ऑफ द स्कूल क्या है, डिटेल्स ऑफ प्रमोटर्स क्या है, टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है, मीन्स ऑफ फाइनेंस क्या है। मीन्स ऑफ फाइनेंस मतलब आपका ओन फाइनेंस क्या लगेगा, लैंड एंड बिल्डिंग आपका अपना है क्या, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के लिए आप बैंक लोन लेंगे या जो भी आपका होगा वो सारा चीज इसको लिखेंगे। टर्म लोन फ्रॉम बैंक क्या आपने ऑलरेडी इसके में कोई प्रोसेस कर लिया है या करेंगे, वो डिटेल्स देना होगा। वर्किंग कैपिटल के हिसाब से भी देना पड़ेगा। एनुअल रेवेन्यू जैसे मैंने बताया। एवरेज इफेक्टिव ब्रेक इवन पॉइंट, माने आपका ब्रेक इवन कब होगा। मान लीजिए पहला साल आपने 60 लाख रुपीज का रेवेन्यू किया लेकिन 70 लाख का कॉस्ट लगा। सेकेंड ईयर आपका 80 लाख या 90 लाख रुपीज का रेवेन्यू आया और 70 लाख रुपीज का खर्चा आया, मीन्स 20 लाख का आपने प्रॉफिट किया। इसका मतलब है कि आप कैपिटल को पे कर रहे हैं 20 लाख रुपीज। तो आपका जो ब्रेक इवन है वो फर्स्ट ईयर से आ रहा है, सेकंड ईयर से आ रहा है, थर्ड ईयर से आ रहा है। जनरल थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर से ब्रेक इवन शुरू होता है। इसके अलावा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है वो बैंक वाले देखते हैं। पे बैक पीरियड जो है वो मैंने बता दिया है। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है कौन प्रिपेयर कर रहा है, चाहे तो मेरे जैसे चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट जो होते हैं वो इस तरह के प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को कंपाइल करते हैं और उसमें साइन करते हैं, या चार्टेड अकाउंटेंट हो या कॉस्ट अकाउंटेंट हो, इस तरह के जो क्वालिफाइड जितने भी लोग होते हैं प्रोफेशनल्स, वो लोग इस तरह के प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को जब प्रोफाइलिंग करते हैं तो बैंक उसको अप्रूव करता है। तो ये सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स तभी बनेंगे जब आप सारे इंफॉर्मेशंस अपने कंसल्टेंट को प्रोवाइड करेंगे, तो वो उस हिसाब से प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाएंगे। इट विल टेक 20 to 30 days और मे बी मोर देन दैट, एंड इट विल कॉस्ट यू बिटवीन 30,000 to 1,50,000 फॉर अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द project that you are going to undertake, project report will cost you accordingly। तो एक तो ये है कि यदि आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में कुछ भी जानना है, यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक सैंपल कॉपी आपको चाहिए 4-5 पेजों का, जिसके आधार पे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपना बनाएंगे। बाद में आप अपने कंसल्टेंट को देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट यदि चाहिए तो आप इस वीडियो पे कमेंट करके अपना ईमेल एड्रेस दे दें और हम लोग आपके ईमेल एड्रेस पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट की एक कंसाइज फॉर्म में, एक शॉर्ट फॉर्म में प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक कॉपी स्कूल का कैसा होना चाहिए वो हम लोग आपको बना के भेज देंगे। ईमेल बाय ईमेल पीडीएफ फॉर्म में भेज देंगे, जिसको आप बाद में बेसिस बना के आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी से भी बनवा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट आइडिएट सीबीएसई स्कूल कंसल्टिंग सर्विस द्वारा बनाया जाए तो आप वैसा भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपको हमारे काउंसलर्स फोन करेंगे और आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे और आपको कोटेशन या जो भी प्राइस होंगे वो आपको फॉरवर्ड करेंगे और पेमेंट होने के बाद में आपको 30 डेज के अंदर में प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिल जाएगा। ऐसे बने बनाए प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बाजार में बहुत ही बिकते हैं, बट वो स्टैंडर्ड किसी कंपनी की बनी हुई प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है और वो बहुत ही कम रेट में 5-10 हज़ार में मिल जाती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक आइडिया के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स वगैरह वैसा प्रोजेक्ट रिपोर्ट ले लेते हैं। लेकिन एक्चुअल बेसिस पे यदि कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना हो तो उसमें इट विल कॉस्ट यू, बिकॉज द पर्सन हु विल अंडरटेक टू राइट प्रोजेक्ट रिपोर्ट हैज टू वर्क अ लॉट, रिसर्च अ लॉट, एंड हैज टू गिव द ट्रू पिक्चर ऑफ योर प्रोजेक्ट। और ट्रू पिक्चर ऑफ योर प्रोजेक्ट ही उसका मेन धारा होता है और उसी के बेसिस पे वो सारे लोन्स वगैरह जो है उसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेसिस पे लोन वगैरह पास होते हैं और आगे की कार्रवाई होती है। तो यदि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए फिर भी कोई भी आपके मन में कोई भी इंक्वायरी हो, किसी पॉइंट को मैं भूल गया हूँ या किसी पॉइंट को मैंने ऐड नहीं किया हो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप जो है कमेंट भी कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एपिसोड इनिशियल प्लानिंग का
अंतिम एपिसोड है, यानी इसके पहले मैंने 3 एपिसोड्स बनाया। एक सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जिसको भी मैंने अपने वेबसाइट ideateschool.edupedia.site में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, और इसके लिंक में भी डाल दूंगा ताकि आप उसे देख सकते हैं और चुनाव कर सकते हैं कि आप कौन से स्कूल को अंडरटेक करेंगे, आईसीएसई बोर्ड को करेंगे, सीबीएसई बोर्ड को। इसके बाद में जो भी वीडियोस बनेंगे वो वीडियोस उनके लिए होंगे जो लोगों ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स ऑलरेडी बना चुकी हैं, काम आगे अंडरटेक करने के लिए उन लोगों ने कमर कस चुकी है, और अब उन लोगों को आगे कैसे बढ़ना है, तो वो एक कम से कम 10 एपिसोड्स का एक सीरीज में बनाऊंगा, जिसमें एक एक करके कैसे आपको लाभबंद होकर स्कूल बनाने के लिए सारी चीज़ों को करना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस तरह से कंप्लायंस लगेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग में आपको क्या चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, बिल्डिंग प्लानिंग किस तरह से करनी पड़ेगी, और स्कूल्स में क्या क्या चीज़ लगेंगे, ये सारी चीज़ें के बारे में जानकारी जो है अगले 10 से 12 एपिसोड्स में मैं दूंगा। तो कीप connected with this channel, will give you all the informations needed to set up the school। और ऐसा भी है कि चाहे तो आप उस वीडियो के बेसिस पे भी आप बहुत स्कूल के बारे में जानकारी लेके स्कूल सेटअप कर सकते हैं। यदि आप किसी कंसल्टेंट को हायर करना चाहते हैं तो आप किसी इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट को भी हायर कर सकते हैं, और यदि आप हमारे साथ में भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं, हमारे काउंसलर को व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको हमारे काउंसलर फोन करेंगे और आपसे बात करेंगे। तो फिलहाल इस एपिसोड में केवल इतना ही, आगे के एपिसोड्स में और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ आपके बीच उपस्थित रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।